फ्रेंड्स, जय श्री बालाजी की। तो मैंने बताया था कि आज अपन संसद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जब राष्ट्रपति पढ़ रहे तब मैंने भाग बताया था 5 और भाग 5 मैंने ये बताया था कि वो स्टार्ट होता है 52 से, खत्म होता है 151 तक। ये बात मैंने भाग 5 की थी। अब मैंने बताया था कि जो संसद है वो भाग 5 के अनुच्छेद कौन से में है? 79 में। कौन सा अनुच्छेद है? 79। ये बात होगी संसद की। किस अनुच्छेद में है? 79 अनुच्छेद में क्या है? संसद। और संसद भारत के संविधान की विधायी कार्य है, यानी ये क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। ये बात अपने पढ़ी। और भारत की जो संसद है वो किस पर आधारित है, किससे प्रेरित है? तो आप पता होगा वो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। अपनी संसद ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। इसी कारण संसद को पार्लियामेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट भी बोला जाता है। आगे देखिए, जैसा कि आपको पता है कि संसद के अंग कितने हैं? अगर अपन सामान्य भाषा में विस्तृत पढ़े तो अंग तो वैसे तो 3 बोले जाते हैं, 3 अंग है। परंतु स्पेशल अंग के बारे में बात करें तो अंग है 2 प्लस 1 अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है। और सदन कितनी है? 2। अब जैसे देखो, अपन जैसे 3 की बात करें ना प्लस 1 में, तो 2 तो इसमें आएंगे। एक आएगी लोकसभा, एक आएगी राज्यसभा, एक आएगा राष्ट्रपति। क्या आएगा? राष्ट्रपति। ये तो 3 इसमें है। अभिन्न में राष्ट्रपति अभिन्न में आ गया, और लोकसभा राज्यसभा दोनों किसमें आ गए? इसके अंग में आ गए। और सदन लोकसभा तथा राज्यसभा। तो इसको देखो, ध्यान से पढ़े। तो एक मैं चीज इसका डायग्राम बना रहा हूँ। अपन उसको डायग्राम की तरह से पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया संसद, अभी इधर ये रही लोकसभा, ये राज्यसभा, और ये है राष्ट्रपति। ठीक। अब लोकसभा संसद आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 79 में है। और भाग 5 चल रहा है अपना। भाग कौन सा है? 5 चल रहा है। और अनुच्छेद संसद 79 में है। राज्यसभा 80 में है और लोकसभा 81 में है। और राष्ट्रपति आपको पता भी होगा 52 बताया जाता है। वैसे तो आगे अनुच्छेद और है, परंतु मुख्य 52 इसको बोलते हैं। ये संसद की एक क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के रूप में इसका स्ट्रक्चर बना। जैसे इसके सदन, इसमें क्वेश्चन देखो तो संसद के सदन है 2, अंग है 3, और 3 में आप ये भी कह सकते हो 2 अंग प्लस 1 है अभिन्न अंग। और सदन में आपको पता कौन कौन सा है? एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। और अंग में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जैसे लोकसभा राज्यसभा हो गई। इसके बाद आगे बढ़े तो अपन संसद में सबसे पहले संसद सदस्य योग्यता के बारे में बात करेंगे कि वे संसद सदस्य है, उनकी योग्यता क्या है? योग्यता। और सबसे पहली योग्यता आपको पता एक ही है, वो है भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता आप ये ले सकते हो, पागल व विकृत ना हो, यानी विकृत ना हो, यानी उसका जो माइंड है, दिमाग है, वो सही होना चाहिए। पागल व विकृत ना हो। उसके बाद तीसरी योग्यता अलग अलग आती है। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बन रहे हो 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य बन रहे हो 25 वर्ष।
इसके अलावा एक योग्यता इसमें कि यह भी जोड़ दी गई है कि एक संविधान शोधन हुआ था 52वां संविधान शोधन हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची जोड़ी गई थी 10वीं। उस अनुसूची में यह कहा गया था कि दल बदल, यानी निर्वाचन आयोग को लगे, चुनाव आयोग के लगे कि दल बदल का दोषी नहीं है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है वो दल बदल का दोषी नहीं है, तो उस व्यक्ति को संसद सदस्यता मिल सकती है। चाहे लोकसभा में जाओ चाहे राज्यसभा में जाओ, उसको उसके अंदर जाने की योग्यता मिल सकती है। तो ये संसद की क्या थी? योग्यताएं थी। योग्यता भारत का नागरिक हो, पागल व द्विकृचित ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष होती है, और लोकसभा सदस्य बनना चाहता है तो 25 वर्ष होती है। और इसके अलावा एक और मैंने बताई कि 52वां संविधान शोधन हुआ था जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और उसमें दल बदल का दोषी बनाने के रूप में एक बात बताई गई थी। ठीक है, इसके बाद अगली बात करें अपन तो योग्यता आती है। सॉरी, योग्यता पढ़ ली। उसके बाद अगला आता है शपथ। और जैसा कि आपको पता है शपथ प्रत्येक सदस्य को लेनी होती है। प्रत्येक सदस्य क्या करता है? संसद की शपथ लेता है। और शपथ दिलाता कौन है? शपथ दिलाता है अपना राष्ट्रपति। और शपथ भी 2 प्रकार की होती है, एक गोपनीयता की और एक होती है पद की शपथ। ये अलग अपन जब राज्यसभा और अलग लोकसभा पढ़ेंगे उन सदस्यों में बता देंगे कि लोकसभा सदस्य शपथ लेता है तो किस प्रकार लेता है, और राज्यसभा सदस्य शपथ लेता है तो किस प्रकार लेता है। ये मेरी संसद में इतना बताया है कि भाई योग्यता युवा शपथ लेता है। शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित जो व्यक्ति होता है वो कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बात करें तो इसकी आता है 70। तो ध्यान देना, हाँ, संसद को बुलाता भी राष्ट्रपति है और भंग भी राष्ट्रपति करता है। 17 अवसान भी राष्ट्रपति करता है और 17 चालू भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और 70 जो वैसे सामान्यतः जो संसद सत्र होती है वो होती है 3 सत्र होती है। और ध्यान रखना, पहले सत्र, जो पहला सत्र है और दूसरा सत्र है उसके बीच, दोनों के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसकी पहली बैठक और दूसरी की पहली बैठक के बीच 6 माह का अंतर ही होता है। 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। मान लो पहला सत्र हो गया 1 जनवरी को, तो अगला सत्र होगा तो 6 माह में ये सत्र होगा। जैसे जून, तो जून में 1 जून को सत्र होना जरूरी है दूसरा। ठीक है, और भारत के जो संविधान है संसद में है उसी मैंने बताए कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। और 3 सत्र कौन कौन से होता है? बजट सत्र होता है, पहला होता है जो होता है बजट सत्र, और दूसरा होता है वो कौन सा होता है? मानसूनी सत्र, और तीसरा होता है वो होता है शीतकालीन सत्र। कौन सा होता है? शीतकालीन सत्र होता है। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसूनी सत्र, और तीसरा कौन सा होता है? मानसूनी या मानसून सत्र बोल सकते हो। और तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। और डेट क्या क्या होती है इसकी? डेट होती है वो होती है फरवरी से मई के मध्य है। बजट सत्र कब से कब तक चलता है? फरवरी से मई के मध्य चलता है। जो कि मानसून सत्र चलता है वो कब चलता है? वो चलता है जुलाई से सितंबर के मध्य। मानसून सत्र कब चलता है? जुलाई से सितंबर के मध्य चलता है। और शीतकालीन सत्र कब चलता है? ये चलता है वो चलता है नवंबर से दिसंबर के मध्य। कब चलता है? नवंबर से दिसंबर के मध्य। संसद सदस्य भारत के जो संसद है उस सत्र कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र होता है, दूसरा मानसूनी सत्र होता है, मानसून सत्र बोल दिया, मानसून सत्र बोल दियो। शीतकालीन सत्र होता है तीसरा। बजट सत्र फरवरी से मई के मध्य चलता है।
मानसून सत्र जुलाई सितंबर के मध्य चलता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के मध्य चलता है। ये 3 सत्र होते हैं। तीनों में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि पहले सत्र और दूसरे सत्र की पहली तारीख के दूसरी जो बजट सत्र की पहली तारीख है उसकी अगली तारीख के मध्य 6 माह ज्यादा अंतर नहीं होता। 6 माह ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। और सत्र बुलाता भी कौन है? राष्ट्रपति सत्र बुलाता है। ये तो थे जो संसद है उसके सत्र है। अब आगे बात करें इसे थोड़ी हटकर आगे बात करें तो ठीक है, आगे बात करें तो गणपूर्ति की बात करेंगे। ठीक, गणपूर्ति। अब ये गणपूर्ति क्या होती है? जैसा कि आपको पता होगा कि जो लोकसभा है, अपन किसकी बात कर रही है? गणपूर्ति की बात कर रही है। जैसा कि पता है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में अधिक वर्तमान सदस्य कितनी है? 545 है और इसमें कितनी है? 245। इसमें अधिकतम कितनी होती है? 250 होता है। इसमें 552। तो इन सदस्यों का 1/10 सदस्य गणपूर्ति के लिए मान्य होते हैं। यानी जब संसद में लोकसभा में कोई बैठक होती है या कोई सत्र चलता है या कोई कानून लेके आता है तो उसमें इनका 1/10 सदस्य यानी 545 से 1/10 सदस्य निकालोगे तो 545 इंटू 1/10 निकालो कितना आता है, उतना ही सदस्य क्या करती है? संसद सदस्य होना चाहिए। तो इसमें 55 सदस्य, अगर लोकसभा में कोई सदन सदस्य बैठता है तो 55 सदस्य होती है। अगर राज्यसभा में 245 इंटू 110 निकालो तो कितनी आती है? तो ये ध्यान रखना 25 सदस्य होना जरूरी है, तभी उस सदन की कार्रवाई आगे चल सकती है या चालू रह सकती है, अन्यथा चालू या सत्र नहीं चल सकता। तो ये इसका गणपूर्ति होती है और गणपूर्ति मैंने बता दी वह किस प्रकार से गणपूर्ति रखती है। इसके बाद संसद की अगली बात करें तो संसद की आती है भाषा। क्या आती है? भाषा। भाषा सामान्यतः तो हिंदी व अंग्रेजी दो ही है। संसद की दो ही भाषा है, एक हिंदी है एक अंग्रेजी। एक हिंदी एक अंग्रेजी। परंतु संसद में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं, तो उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपनी स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। उसके लिए स्थानीय भाषा भी अवेलेबल करवा दी जाती है। जैसे मान लो अपना साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के लोगों को मान लो अंग्रेजी नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, तो अपनी भाषा में बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु के लोग तमिली बोलते हैं, आंध्र प्रदेश लोग आंध्र भाषा बोलती है, महाराष्ट्र मराठी भाषा बोलती है। तो उन लोगों के लिए संसद में वो भाषा अवेलेबल करवा दी जाती है, वो ट्रांसमिट करके उसको वैसी भाषा बोलने के लिए दे दी जाती है। वैसे उस भाषा में बोल सकता है और जो लोग जिस भाषा में सुनना चाहे उसको वो भाषा में सुना देगा। ये बात अंग्रेजी संसद की होती है, यानी भाषा हिंदी और अंग्रेजी है और सामान्य भाषा हिंदी अंग्रेजी रहेगी, पर हिंदुस्तानी भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। यह संसद में है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि संसद में मंत्री और एक महान्यायाधीश होता है। मंत्री व महान्यायवादी होता है। ध्यान देना, कोई भी संसद का मंत्री किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, उसी कार्य में भाग ले सकता है, परंतु वोट अपनी ही मत अपने ही सदन में दे सकता है। जैसे मान लो कोई राज्यसभा का, जैसे आप मान लो राज्यसभा का सदस्य हो या मंत्री हो और आप लोकसभा की बैठक में भाग लेने जा रहे हो, तो वहां पर आप उसमें बोल सकते हो पर मत नहीं दे सकते। मत आप राज्यसभा में दे सकते हो। और अगर कोई लोकसभा का सदस्य है और लोकसभा का सदस्य राज्यसभा कार्य में भाग लेने जा रहा है, तो वो केवल और केवल लोकसभा में ही अपना मत दे सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है। बोल तो दोनों सदनों में दे सकता है, वो किसी सदन का सदस्य हो। और ये भाई जी किसी भी सदन का सदस्य न होकर दोनों में बोल सकता है। सदस्य किसी का नहीं हुआ, पर तो बोल दोनों में से का हो। ये किसी भी में बोल सकता है, पर तो वोट किसी भी सदन में नहीं दे सकता है। ठीक है, ये था इसका मंत्री। मैं वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वापस वहीं जा रहा हूँ। मैंने एक बात तो बताई थी, संसद के अंग के रूप में मैंने लिखा था
इधर मैंने लोकसभा लिखी थी और इधर मैंने राज्यसभा लिखी थी और राज्यसभा के बाद यहाँ राष्ट्रपति लिखा था। आपके थोड़ा सा अगर माइंड लगाओ तो क्या राष्ट्रपति संसद सदस्य संसद का अंग है? क्या राष्ट्रपति संसद में किसी भी सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, केवल लोकसभा सदस्य बनी योग्यता रखता है। फिर इसको संसद में अंग क्यों बनाया जाए, अभिनंग का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा बनाए गए कानून को रूप कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। इन दोनों का सत्रावसान भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यादेश भी कौन करता है? राष्ट्रपति जारी करता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी बना है, राष्ट्राध्यक्ष है। इसलिए भाई साहब ने संसद में बैठाना जरूरी है, जबकि ये संसद में बैठता नहीं है। संसद में साथ में रखा है, इसको बैठता नहीं है संसद में कभी भी। ये संसद में कभी नहीं बैठता, ये ध्यान रखने इस बात का, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद में इसलिए इस अंग बनाया गया है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के बनाए गए कानूनों को, जो नियम कानून उनको विधिवत रूप देता है राष्ट्रपति। इनका हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बनता, नए कानून चलता है। काम है कृषि तलाशी हो, ठीक है। तब राष्ट्रपति को इसमें रखा गया है। अब मैं छोटी सी बात इनके बाद लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करें अपन, तो थोड़ी सी बात ये बताइए कि राज्यसभा और लोकसभा आई कब थी? तो ध्यान देना, राज्यसभा और लोकसभा नाम कब आए थे? सबसे पहले 1952 में अपने आम चुनाव होते हैं, उस टाइम उससे पहले अपनी लोकसभा और राज्यसभा की जगह दो नाम होते थे। एक होता था राज्य परिषद, एक नाम था राज्य परिषद, और दूसरा नाम था जनता का सदन। पहला नाम था राज्य परिषद और दूसरा क्या नाम था? जनता का सदन, ठीक है। और इनकी जगह क्या नाम दिया गया? राज्य परिषद की जगह तो नाम आ गया राज्यसभा और जनता के सदन की जगह नाम क्या आ गया? लोकसभा। यानी उससे पहले 1952 से पहले राज्यसभा का नाम नहीं था और न लोकसभा नाम था, उनकी जगह राज्य परिषद थी और जनता का सदन था। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि लोकसभा में डायरेक्ट जनता भाग लेती है और राज्यसभा में राज्य परिषद, राज्य का भाग आता है। मतलब कहने का क्या है? कहने का मतलब ये है, राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होती है। राज्यसभा है उसमें कौन कौन प्रतिनिधि होते हैं? राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है। जबकि लोकसभा में किन का प्रतिनिधित्व होता है? लोकसभा में किन का प्रतिनिधित्व होता है? तो लोकसभा में संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में कौन होता है? लोकसभा में संपूर्ण भारत के लोगों का क्या होता है? लोगों का इसके अंदर प्रतिनिधि होता है, निधित्व होता है। यानी लोकसभा में जनता भाग लेती है स्वयं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी क्या होता है? प्रत्यक्ष, और राज्यसभा का चुनाव भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है। राज्यसभा चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो इस बात का ध्यान रखना, लोकसभा शब्द व राज्यसभा शब्द 1952 में आया था। उससे पहले राज्य परिषद और जनता का सदन के नाम से ही जाने जाते थे। इस बात का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। और अपनी जो लोकसभा संसद है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपनी संसद ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। किस संविधान से प्रभावित है? ब्रिटेन के संविधान से, ना कि अमेरिका के संविधान से। इस बात का थोड़ा सा इसके अंदर भी ध्यान रखना है आपको कि भाई इसमें कौन सा भाग है। वापस लोकसभा और राज्यसभा की बात है अपन व्यवस्थित रूप से तो अगले वीडियो में करेंगे, परंतु इसमें थोड़ा थोड़ा मैं इनके नामों के बारे में बता दूं। तो राज्यसभा को अंग्रेजी में कहा जाता है काउंसिल
ऑफ स्टेट, यह तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसके अलावा राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। उच्च सदन इसलिए होता है कि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। उच्च सदन के अलावा राज्यसभा को क्या कहा जाता है? स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन के अलावा इसको क्या कहा जाता है? दूसरा चेंबर या दूसरा सदन भी कहा जाता है। दूसरा सदन या चेंबर बोल सकते हो। राज्यसभा को अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इसके अलावा राज्यसभा उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है और दूसरा सदन या चेंबर भी होता है। अब बात करें तो लोकसभा की, तो लोकसभा अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। इसको ये तो अंग्रेजी में कहा जाता है लोकसभा को। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन के अलावा अस्थायी सदन कहा जाता है और अस्थायी सदन के अलावा प्रथम सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन क्यों कहा जाता है? लोकसभा संसद में सबसे ज्यादा प्रभावी भी होती है। आपको सामान्य भी पता है कि लोकसभा में सदस्य कितने होते हैं वर्तमान? 545 है, 245 याद दे पड़े। आपको स्पष्ट दिख दे रहा है कि 545 और 200 में कितना अंतर है। तो इसका हावी होने इसकी संख्या भी ज्यादा है, बहुमत इसमें ज्यादा है, इसलिए ये प्रथम सदन भी कहलाता है। अस्थायी सदन इसका ये कभी भी बनवा सकता है। ये तो उन पर सामूहिक उत्तरदायित्व तो पर डिपेंड करता है। तो ये बात अपन नेक्स्ट वीडियो में जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो मैंने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में ये बात है थोड़ी थोड़ी इसमें और बताई है। अब इसके बारे में अपन सदस्यों की जो विभाजन है वो पढ़ना है, वो थोड़ा सा डायग्राम के रूप पढ़ लेना। मैं बताया था राज्यसभा, और राज्यसभा में मैंने एक डायग्राम बनाया था। राज्यसभा में बताया था वर्तमान सदस्य कितनी है? 245 और अधिकतम कितनी हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 250। अब ध्यान दो, इनको डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करेंगे है तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत करेंगे। तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत, तो ध्यान देना निर्वाचित कितने हैं? 250 में से 20 निकालेंगे अपन, 12 निकालेंगे, कितना है निर्वाचित? 238। तो 238 तो राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। और वो मनोनीत कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 81(1) के तहत इनको क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है, ये बात आ गई। ये तो मैं अधिकतम सदस्य तब की बात कर रहा हूं, तो क्या वर्तमान में ये थोड़ी है? वर्तमान में ये, इनको विभाजित करो। इनको विभाजित करेंगे तो इनका निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, मनोनीत करेंगे तो ध्यान देना निर्वाचित इसमें से आप इसमें से 245 से 12 निकालो, कितने आएंगे? 233। 233 प्लस 12, ये इनका निर्वाचित और मनोनीत हो गया। अब इनमें से और विभाजित करेंगे। वर्तमान में मैंने राज्यसभा में एक बात बताई थी आपको कि राज्यसभा के सदस्य होती है वो सभी राज्यों और केंद्र प्रदेशों के भाग लेते हैं ना। तो आपको पता भी होगा राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। परंतु 2 केंद्र प्रदेशों में से भाग गए, एक दिल्ली और एक पांडुचेरी। तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ, वर्तमान में है ना, वो हो गया है जम्मू कश्मीर वाला, परंतु उनमें अभी डिसाइड नहीं किया गया है ये। तो ठीक है, तो 233 में विभाजित करेंगे तो इसमें आएगा 229 प्लस 4। 229 प्लस 4, ये बात है इस राज्यसभा का विभाजन में रहेगी। 229 राज्यों से, 4 केंद्र प्रदेशों से, ये बात है 233 में रहेगी। अब इनको फुल रूप से लिखना चाहिए कि 245 को विभाजित कर छोड़ दो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 229 प्लस 4 प्लस 12, ये इनका विभाजन। 229 प्लस 4 कितना हो गया? 233। 233 प्लस 12 कितना हो गया? 245। 229 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 4 केंद्र प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और किन को करते हैं? कला वाणिज्य क्षेत्र या खेल क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य कर चुके हैं उनको राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। ये लोकसभा की बात, राज्यसभा की बात है। और राज्यसभा के अनुच्छेद आपको पता भी होगा, वह 80, पता है ना?
अब इनकी विस्तृत बात है, राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल कितना होता है, सदस्यों के जो शपथ वगैरह है वो कैसे होती है, इनका जो शक्ति है वो क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में अलग राज्यसभा का वीडियो आएगा, उनमें अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये राज्यसभा की होगी। अब बात करता हूँ मैं लोकसभा की। लोकसभा किसकी? लोकसभा। तो आपको पता होगा लोकसभा में भी मैंने बताया था अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। इनको विभाजित करो, अधिकतम सदस्य कितने हैं? कितने हैं? 552। इनको विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? आप बताओ, इनको विभाजित करेंगे तो निर्वाचित कितने होंगे इसमें और मनोनीत कितने होंगे? तो निर्वाचित होंगे 550 प्लस 2 मनोनीत। कितने होंगे? 550 निर्वाचित होंगे और 2 क्या होंगे इसमें? मनोनीत होंगे। ठीक है, अब इनमें से आप ये बताओ कि अब राज्य में और राज्यों से और कैंसर प्रदेशों से जो डायरेक्ट जनता चुनकर आती है वो कितनी होती है? तो 550 में से आप और राज्यों पूछे तो 550 में 30 राज्यों 530 राज्यों से आती है और 20 केंद्र प्रदेशों से आती है। 20 केंद्र प्रदेशों से आती है, 530 राज्यों से और 20 केंद्र प्रदेशों से, और प्लस 2 है वो मनत होती है, कुल मिलाकर 552। ये इसका एक स्ट्रक्चर ये बने। ये मैंने अधिकतम स्थिति इसी बात की है, 530 निर्वाचित राज्यों से, 20 निर्वाचित केंद्र प्रदेशों से, 2 मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत आंगल भारतीयों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो कुल कितनी हो गई? 552 अधिकतम के। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में आप देखना, वर्तमान में कितनी है लोकसभा में? तो वर्तमान में आप पता होगा वो कितनी है? वो है 545। अब इनको विभाजित करेंगे तो वही आना है, राज्यों में तो वही रहना है 530। अब जो कम होना है वो कैसे प्रदेश होना है? 13 प्लस 2 कुल मिला कितने हो गए? 545 हो गए। 2 मनोनीत हो गए आंगल भारतीयों और 13 सदस्य कैसे प्रदेशों से निर्वाचित होकर आए हैं और 530 सदस्य राज्य से निर्वाचित होकर आए हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इस बार पूछा जाता है कि लोकसभा में कितने सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। तो 7 राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं लोकसभा में 530 और केंद्र प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं 13। वर्तमान में अधिकतम में तो 530 ये आएंगे और 20 आ जाएंगे केंद्र प्रदेश में, जो 7 सदस्य बढ़ेंगे यहाँ से बढ़ जाएंगे। ये बात यहाँ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। तो ये लोकसभा की बात की है और लोकसभा में आपको ये बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, पहले लोकसभा का वीडियो आएगा फिर राज्यसभा का वीडियो आएगा, या तो दोनों साथ आ जाएंगे या फिर एक एक लोकसभा राज्यसभा का वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, ये था अपना संसद। और संसद को वापस मैं शुरू से बताऊं तो संसद अनुच्छेद 79 में है, उसके अंग 3 है, एक अभिनंग बोला जाता है जो राष्ट्रपति होता है, और 2 अंग 2 है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। संसद 79 में है और जो लोकसभा है वो 81 में है और राज्यसभा है वो 80 में है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एक अलग एक चीज बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा संसद में जो योग्यता रखते हैं ना, उन योग्यताओं में मैंने बताया था कि राज्यसभा की उम्र होती है 30 वर्ष और लोकसभा की उम्र होती है 25 वर्ष। अब आपको पता है संसद में 3 लोग बैठते हैं, ये मैं बैठा रहा हूँ लोकसभा को, ये मैं बैठा रहा हूँ राज्यसभा को, और यहाँ मैं राष्ट्रपति बैठा रहा हूँ। क्यों बैठा रहा हूँ? इन दोनों साथ क्यों लिया है? ये तो दोनों सदन है, ओ भाई जान दोनों पर राज करे, इंग्लैंड को थोड़ा अलग बैठा देंगे। ये कौन है? राष्ट्रपति, ये अलग राज करेंगे, अलग बैठ गया। अब आपको देखो कि मैं ये योग्यता याद करवा दे रहा हूँ। लोकसभा की उम्र 25 वर्ष, 5 बढ़ा दो, 30 वर्ष 5 बढ़ा दो, 35 वर्ष। यानी राष्ट्रपति 35 वर्ष का होगा तब राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता 30 वर्ष होती है तब बनता है, और उम्र 25 वर्ष। तो ये आपको उम्र याद करने की थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप इस प्रकार से उम्र याद कर सकें। ये बात है 25, 30 और 35। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।